नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्रधार और मैं हूं स्मृति झा। कहानियों के इस मंच पर आज बात होगी इजरायल और फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। शनिवार 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजरायल पर 5,000 रॉकेट दागे। महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को अगवा कर लिया गया। क्रूरता की हदें पार की गई। सारे वीडियो दुनिया भर में वायरल भी हुए। यह सब कुछ हुआ जब इजरायली अपने लोक त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद इजरायल ने हमास के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। अब गाजा पर इजरायल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इन सबके बीच सवाल पैदा होता है कि आखिर इजरायल फिलिस्तीन की लड़ाई की वजह क्या है। और जब हम वजह पता करते हैं तो हमें इतिहास की गहराइयों में जाना होगा। पूरी कहानी समझने के लिए हम विद्वान और एक्सपर्ट की भी मदद लेंगे। चलिए शुरुआत से समझते हैं इस पूरे इलाके का इतिहास। जानते हैं कि कैसे बना इजरायल और इजरायल व फिलिस्तीन में किस बात की चलती है जंग। जानेंगे हमास के बारे में और समझेंगे क्यों अरब देशों को खटकता है इजरायल। इजराइल एक यहूदी देश है। यहाँ रहने वालों को हिंदी में यहूदी और अंग्रेजी में जूइश कहा जाता है, जबकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम बहुल देश है। इस पूरे इलाके में विवाद इजराइल बनने के पहले से ही जारी है। इजराइल की स्थापना के बाद फिलिस्तीन और उसके साथी मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी देश के रूप में मानने से इनकार करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा है। हालांकि दुर्भाग्य से यह पवित्र स्थान इजराइल और फिलिस्तीन बनने के पहले से ही युद्ध का मैदान बना हुआ है। इस्लाम के उदय के साथ ही जन्मे इस विवाद ने तब जोर पकड़ा जब ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो रहा था। इजराइल का जो इतिहास है वो 10,000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। और हम अगर इसको देखते हैं तो बहुत लंबे समय से ये इलाका जो है वो एक होली लैंड के तौर पर कहा जाता रहा है। जितने भी अब्राहमिक रिलीजन मतलब आप कहेंगे यहूदी रिलीजन, यहूदी धर्म, मुस्लिम, इस्लाम और ईसाई धर्म, इन तीनों का जन्म इसी धरती के अंदर हुआ। हम पुरानी ओल्ड बाइबल को या हिब्रू बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो इस लैंड के बारे में बताती हैं और उस लैंड के डिस्प्यूट्स के बारे में बताती हैं। फर्स्ट टेम्पल पीरियड का एक अलग जिक्र है, उसके बाद सेकंड टेम्पल पीरियड का एक अलग जिक्र है, बीच में आपका एक्सोडस है, मोसेस हैं, अब्राहम हैं, डेविड हैं, और आपको सभी मिलेंगे। आप अब्राहम की बात करेंगे, उसको बाइबल में अब्राहम बोला जाता है, जूस भी उसको अब्राहम बोलते हैं। डेविड को जूस लोग भी किंग डेविड बोलते हैं। और देखिए जो स्टार ऑफ डेविड है, जो उनका स्टार था, उसको इजराइल के झंडे के ऊपर भी जगह मिली हुई है। सिमिलरली उसी को जब आप इस्लाम में लेकर के जाते हैं तो उसको लोग हजरत दाऊद बोलते हैं। अब्राहम को लोग हजरत इब्राहिम बोलते हैं। मोसेस को लोग इस्लाम में आने के बाद हजरत मूसा बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिली जुली हैं। तो अब बताते हैं झगड़ा कहां से शुरू हुआ। शुरू में आपस में जो लड़ाई होती रही थी, रोमन लोग भी अटैक करते थे, इजिप्शियन फराओ भी अटैक करते थे, और ये सब चलता रहा। मेन क्राइसिस शुरू हुआ जब उमैयद खलीफा ने अटैक किया इस धरती के ऊपर, और लगभग 629 और 630 ईस्वी में जाकर के इसको कैप्चर कर लिया। पूरे इजराइल को और पूरे इजिप्ट को अगले 300-400 सालों में कैप्चर कर लिया। इजराइल पूरा कैप्चर हो गया। 1050 तक इजराइल, इजिप्ट और ये सारा का सारा इलाका कैप्चर हो गया था। और जो यहूदियों के और ईसाइयों के जो धार्मिक स्थान थे उनको धीरे धीरे मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया गया और उनको कहा गया कि ये इस्लाम के पवित्र स्थान है। अब बात आती है, ईसाइयों ने भी लड़ना शुरू किया। उन्होंने क्रूसेड्स लॉन्च किए। 1074 में पहला क्रूसेड हुआ जिसमें सारे लैटिन और फ्रेंच और ये सारे यूरोपियंस ने आकर के इसके ऊपर क्रूसेड लॉन्च किया और उन्होंने यरूशलेम को फिर से कैप्चर कर लिया। कुछ सालों के बाद, 100-150 सालों के बाद, फिर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुए, फिर उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ये चलता रहा। 1244 में फिर तुर्किश लोग आ गए, खवारिज़मियान, उन्होंने इसको कैप्चर किया। फिर अयूबीद ने कैप्चर किया। उसके बाद फिर 1291 में इजिप्ट के जो मामलुक सुल्तान थे उन्होंने इसको कैप्चर किया। तो पहला क्रूसेड हुआ, दूसरा क्रूसेड हुआ, तीसरा क्रूसेड हुआ, चौथा क्रूसेड हुआ, पांचवा क्रूसेड हुआ, और इस तरह से 6 क्रूसेड होते चले गए। और इसके बाद जो 7वां और आखिरी क्रूसेड था वो 1254 में हुआ, जो कि फेल हो गया। तो लगातार लगातार चलता रहा।
इसके पहले भी जो हम बात करते हैं 630 के पहले भी लगातार अलग अलग रूल्स रहे। पहले पर्शियन रूल रहा इस लैंड के ऊपर, फिर रोमन रूल रहा, फिर जूस का रूल रहा, फिर बाइजेंटाइन पीरियड आ गया, और फिर जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम पीरियड आ गया। तो लड़ाई लगातार चलती रही। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ साल 1914 में, जो नवंबर 1918 तक चला था। कहते हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर ही बदल गई। विश्व युद्ध के बाद पूरा इलाका ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इस बीच यहूदी स्वतंत्र देश की मांग करते रहे। यहूदियों का कहना था कि यरूशलेम ही उनके उत्पत्ति का स्थान है, अतः यहाँ उनका देश होना चाहिए। और ये जो यरूशलेम है, यह इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों का अहम स्थल माना जाता है। आखिरी जो रूल था इसके ऊपर वो था तुर्किश ऑटोमन साम्राज्य का, जो कि लगभग ये कह सकते हैं 1514-1517 के आसपास में इस पर तुर्किश साम्राज्य ने अपना कब्जा कर लिया, और उनका कब्जा सबसे लंबे समय तक रहा, जो कि रहा जब तक कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और तुर्की के खलीफा की खिलाफत खत्म हुई, तो इस पूरे इलाके के ऊपर कंट्रोल आ गया ब्रिटेन का। ब्रिटिश ने अपनी एक मैंडेटरी एस्टेब्लिश कर ली, और उसको उसने कहा ब्रिटिश मैंडेटरी पैलेस्टाइन, जो कि पुराने इलाके में इसको लोग पैलेस्तानी कहते आ रहे थे, और जब ये तुर्किश कंट्रोल में था तब भी तुर्किश इसको पैलेस्तानी बोलते थे। तो ब्रिटेन ने वही नाम लिया और उसको पैलेस्ताइन किया। अब यहां दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं इसके ऊपर इजरायली कंट्रोल की और जूस के कंट्रोल की। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था तो एक बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 में, जिसमें जूस लोगों ने अपने लिए एक सेपरेट देश की डिमांड की, और उन्होंने कहा कि ये सेपरेट देश वहां होना चाहिए जहां से सारे जूस का ओरिजिन हुआ है। बात खत्म हो गई। उसके बाद 1920 में ये पूरा का पूरा इलाका ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। ब्रिटेन की ये मैंडेटरी पैलेस्टाइन के तौर पर उन्होंने इसको रख किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन होता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने लगती है। ऐसे ही समय में यरूशलेम के आसपास बसे यहूदी अपना देश बनाने के लिए तड़प उठे। सन 1947 में यूएन ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को दो भागों में बांट दिया गया। इसमें एक अरब का, दूसरा यहूदियों का इलाका बना। जहां यहूदी अधिक थे वह इज़राइल बना, जहां अरब अधिक थे वह फिलिस्तीन बना, और यरूशलेम को लेकर फैसला नहीं हो सका। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो ये सारे के सारे ज्यूस जो बाल्फोर डिक्लेरेशन जिन सब लोगों ने सुना हुआ था, उन्होंने धीरे 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 मूव करना शुरू किया इस लैंड की तरफ को, बाई सम ऑफ द अदर वे, बिकॉज और चूंकि उनके साथ में काफी सारी ज्यादतियां हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो सारी जो वेस्टर्न पावर थी, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे बाकी हो, तो उनकी एक सिंपैथी इनके साथ थी। तो ज्यूस धीरे धीरे माइग्रेट होने लगे। और जिस दिन बाल्फोर डिक्लेरेशन का, जो ये ब्रिटिश मैंडेटरी, जो उसकी बात करता हूं, ब्रिटिश मैंडेटरी ऑफ पैलेस्टाइन, इसकी एक मियाद थी, और ये मियाद जो थी एक्सपायर हो रही 15 मई 1948 को। कि ये तो इजरायलियों ने क्या किया, उन्होंने उससे एक दिन पहले, खत्म होने से एक दिन पहले 1948 में अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया इससे, कि हम ब्रिटिश मैंडेटरी पैलेस्टाइन से अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री को डिक्लेयर करते हैं, और उन्होंने इसको नाम दिया इजराइल। ऑलरेडी वहां वो बड़ी तादाद में थे, उनके पास आर्मी भी थी, उनके पास धीरे धीरे एक सेना भी इकट्ठी हो गई थी। तो ये सब हो गया। इज़राइल एक दिन में नहीं बना। दुनिया भर में यहूदियों को जूतों की नोक पर रखा गया। उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। जर्मनी में हिटलर द्वारा उन्हें लाखों की संख्या में मार दिया गया। उन्होंने लूट, हत्या, बलात्कार जैसे कई प्रताड़नाओं को झेला। 14 मई 1948 को यूएन और दुनिया की नज़र में पहली बार इजराइल का जन्म हुआ। लेकिन जब इजराइल बना तो उसके दो ही मकसद थे। इजराइल सुरक्षा के मामले में सबसे आगे होगा और इजराइल के दुश्मनों का समूल नाश कर दिया जाएगा। इजराइल दुनिया के हर यहूदी को अपना नागरिक बतलाता है, चाहे उसके पास इजराइल की नागरिकता हो या नहीं। जिस दिन इजराइल का जन्म हुआ उसी दिन शुरू हुई अरब इजराइल वॉर। उन्होंने 14 मई को डिक्लेरेशन दिया, और डिक्लेरेशन देने के अगले ही दिन 15 मई 1948 को उनके ऊपर 3
चार मेन देश, चार देश जो कौन कौन से थे? मिस्र, सीरिया, ट्रांस जॉर्डन, जॉर्डन उस समय ट्रांस जॉर्डन कहलाता था, ट्रांस जॉर्डन और इराक, इन चारों देशों ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया। कुछ दिनों के बाद यमन ने भी ज्वाइन किया, मोरक्को ने भी ज्वाइन किया, सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो गया, सूडान भी इसमें शामिल हो गया। तो जिसको हम कहते हैं ना पहला अरब इजराइल वॉर, 1 साल तक लड़ाई चलती रही। कुछ इलाके जॉर्डन ने कब्जा किए, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट बैंक आज की डेट में, और जॉर्डन ने वहां पर अपना शासन स्टेब्लिश किया। कुछ इलाके इजिप्ट ने कब्जा किए, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप ये बनाई हुई इसराइल की नहीं है, ये वो इलाका है जो 1948 में फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के दौरान इजिप्ट ने कैप्चर किया था। अब हुआ क्या, जब इसराइल अपना एक देश के तौर पर अस्तित्व में आ गया, तो जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम थे उन्होंने अपनी तादाद इन इलाकों में बढ़ानी शुरू की। वेस्ट बैंक जो था वो जॉर्डन के कब्जे में था, और गाजा स्ट्रिप जो थी वो इजिप्ट के कब्जे में थी। और ये चलता रहा धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर ये लोग अपना एक एग्रेसिव मूवमेंट चलाते रहे। धीरे धीरे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसको बोलते थे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये चलता रहा। और ये सारी कार्रवाई तब तक चली जब तक कि 1993 का ओस्लो एकॉर्ड साइन नहीं हो गया। यहां तक की एक कहानी है ओस्लो एकॉर्ड तक की। इजराइल के बनने के बाद उसके 5 पड़ोसी इस्लामिक देशों ने कई बार उस पर हमला किया। मुख्य लड़ाई सीरिया के साथ भी थी, लेकिन मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान ने भी इस छोटे से देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अरब देशों ने 1967 में एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने इसका कड़ा जवाब देते हुए सभी को युद्ध में एक साथ हरा दिया। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इससे दुनिया में संदेश गया कि अपने दुश्मन देशों से घिरा इजराइल आकार में छोटा है लेकिन कमजोर नहीं है। इस युद्ध का नतीजा हुआ कि इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गोलाना की पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया। सवाल है, ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त होने के बाद अरब देश इजराइल को मान्यता क्यों नहीं देते? जवाब है, इजराइल मिडिल ईस्ट में इकलौता यहूदी देश है जो इन अरब मुल्कों को खटकता है। हमास चाहता है कि इजराइल का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, पूरे इलाके को फिलिस्तीन में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप इजराइल की लोकेशन देखेंगे तो जितने भी अरब मुल्क हैं, उस अरब मुल्क के बीच में केवल एक छोटा सा यहूदी मुल्क है। आप अगर उस यहूदी मुल्क को हटा देंगे तो पूरा इलाका ग्रीन हो जाएगा। हमास का जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है, उस प्रोपेगेंडा मटेरियल में वो यही दिखाता है कि आप नॉर्थ अफ्रीका के देश देखिए, लीबिया हो गया, सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। आप अरब कंट्रीज देखिए, यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सारे के सारे, इराक, ईरान, सीरिया, ये सब मुस्लिम कंट्री हैं। तो केवल एक कंट्री है, तो कहते हैं एक ही है जो हमारे पूरे इलाके को कॉन्क्वेस्ट करने में एक ही हमारे अड़चन है, और वह इजराइल। तो वो चाहते हैं पूरे इजराइल को खत्म कर दिया जाए, और पूरे इजराइल को खत्म करके वहां पर इस्लामिक शासन कर दिया जाए। ये हमास की जो मंशा है वो है। हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। साल 1987 में हुए जन आंदोलन में शेख अहम यासीन ने हमास संगठन की नींव रखी थी। तब से हमास इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की लड़ाई लड़ रहा है। हमास को गाजा पट्टी से ऑपरेट किया जाता है। इजराइल को बतौर देश हमास मान्यता नहीं देता और इस पूरे इलाके में एक इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। अब जो सारी आज की डेट में जो घटनाएं घट रही हैं, इसका जो बेस है ये जाता है ओस्लो एकॉर्ड के बाद की घटनाओं पे। लड़ाई हो रही थी लगातार, और जो फिलिस्तीन के नेता थे वो भी चाहते थे कि इस समस्या का एक एमिकेबल सॉल्यूशन ढूंढा जाए, क्योंकि बीच में यौम किपुर वार भी हुआ, अरब देशों के साथ लड़ाई भी हुई इजराइल की, और काफी खून खराबा इसमें हुआ। तो वो चाहते थे कि एमिकेबल सॉल्यूशन लिया जाए, और एमिकेबल सॉल्यूशन के तौर पर ओस्लो में, नॉर्वे का जो जगह है ओस्लो, वहां पर अकॉर्ड साइन हुए 1993 में, जिसको पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साइन किया यासर अराफात ने, और इजराइल की तरफ से उनके जो नेता थे उन्होंने साइन किया। तो ओस्लो अकॉर्ड कहता था कि जो इलाके हैं, वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, जहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं, इसको एक सोवरेनिटी दी जाए, एक देश के तौर पर मान्यता दी जाए, और एक स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से समय के अंतराल पे इजराइल धीरे धीरे इस इलाके को स्वतंत्रता दे देगा ताकि ये इलाके इंडिपेंडेंट हो जाएं। और ये बहुत बड़ा ओस्लो अकॉर्ड बहुत बड़ा एक स्टेप था, जिसकी वजह से यासर अराफात को नोबेल प्राइज भी मिला। आप समझें, यासर अराफात जैसे नेता को केवल इसी ओस्लो अकॉर्ड को साइन करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था, और ये एक फिलिस्तीन के एक बड़े नेता के तौर पर वो उभरे, और ऐसा लगने लगा था कि धीरे धीरे समस्या सॉल्व हो जाएगी, चीजें रिजॉल्व होने लगी,
लेकिन इस बीच में 97 98 के अंदर अंदर कुछ सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो नहीं चाहते थे कि देश में शांति हो और जो चाहते थे कि पूरे इजराइल का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, वैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो सर उठाने लगी इस पूरे इलाके के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर भी, गाजा स्ट्रिप के अंदर भी। अच्छा, मैं यहां बता दूं कि जो यासर अराफात की ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी एक मिलिट्री विंग थी उसका नाम था फतेह। तो इसी तरह से इन्होंने एक हमास अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और जब तक यासर अराफात जिंदा रहे हमास बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थी। पर 2004 में यासर अराफात की मौत हो गई। यासर अराफात की मौत होते ही, क्योंकि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत मजबूत नेता नहीं था, तो हमास ने अपने पैर पसारने शुरू किए, और 2006 में जब इलेक्शंस हुए उसमें हमास पूरे वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के अंदर मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाने के लिए आई, और 2006 में उनकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई। हमास बहुत रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत ज्यादा फेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन थी, और हमास को अरब मुल्कों का भी सपोर्ट प्राप्त था, सऊदी अरब का, कतर का, इराक का, सीरिया का, इनका सपोर्ट था उसको। अब हमास ने क्या किया 2007 में, 2006 में वो लोग पावर में आए, और 2007 में उन्होंने फर्स्ट गाजा वॉर किया। फर्स्ट गाजा वॉर में उन्होंने क्या किया, गाजा के अंदर ही लड़ाई हुई, और उन्होंने चुन चुन करके जो यासर अराफात की ऑर्गेनाइजेशन थी पीएलओ, और उसकी जो मिलिट्री विंग थी फतेह, उसके नेताओं को चुन चुन करके मार दिया। सारे नेताओं को या तो खत्म कर दिया या वो देश छोड़ करके भाग गए, और फाइनली पूरे गाजा पट्टी के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसका नाम था हमास। 2006 से लेकर के आज तक लगभग 17 वर्ष हो गए हैं। हमास लगातार इस इलाके पर राज कर रही है, हमास का ही शासन है, हमास अपने मिलिट्री विंग चलाती है, हमास को लगातार सपोर्ट है, ईरान का भी, इराक का भी, मैक्सिमम इस्लामिक कंट्रीज का सपोर्ट है। वो इसको फंड करते हैं, वो हथियार देते हैं, गोला बारूद देते हैं, पैसे देते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल हमास हमले करने में करता है। अब बात आती है हमास के साथ इतनी पावर क्यों है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, 2011 में कतर ने हमास को $1 बिलियन दिया। $1 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और वो $1 बिलियन ऐसे ही दे दिया इसको ग्रांट में। हमास ने क्या किया, उस $1 बिलियन का इस्तेमाल किया हथियार खरीदने में, अंडरग्राउंड बंकर्स, टनल, ये सब बनाने में। गाजा स्ट्रिप बहुत छोटा इलाका है। अब गाजा स्ट्रिप में लगातार इजराइल भी हमले करता रहा है, और उन हमलों से बचने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बनाए, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बनाए, बचने की जगह बनाई, सब चीजें वो बनाते रहे, अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करते रहे, हथियार बनाते रहे। अंडरग्राउंड हथियार बनाने की फैक्ट्रियां थी, अंडरग्राउंड रॉकेट की फैक्ट्रियां थी जहां रॉकेट्स बनते थे। तो ये सब स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया। हमास को लगातार अरब मुल्कों से मदद मिलती रही है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो मोरक्को हो, चाहे वो लीबिया हो। सब जगह से उनको मदद मिलती रही है, और उस मदद की वजह से वो आज की डेट में इस हालत में पहुंच चुके हैं कि उन्होंने इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा अटैक है जिसको हम समझते हैं, और लॉन्च किया वो। हमास द्वारा इजराइल में घुसपैठ करने व इजराइल के नागरिकों पर हुए जघन्य हमले का जवाब अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा दिया जा रहा है। इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। दुनिया इस बात को सैकड़ों बार स्वीकार कर चुकी है कि जब इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करती है तो उसे जड़ से खत्म कर देती है। इजराइल का साधारण नियम है, बाई हुक और बाई क्रुक, यानी चाहे जैसे हो, इजराइल के दुश्मनों को इस धरती से खत्म होना होगा। कि हमास एक शक्तिशाली हो गया, उसको अरब कंट्रीज का सपोर्ट मिला, उसको फंड मिले, उसने खुद को शक्तिशाली किया। अभी आश्चर्य दुनिया को इसलिए है क्योंकि इजराइल एक शक्तिशाली देश है, और इसके साथ में उसका जो इंटेलिजेंस है उसकी बड़ी तारीफ होती है। और इन सब के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में पैराशूट से उतर उतर के हमलावर आ जाते हैं और इजराइल वालों को पता नहीं चलता। तो ये एक सवाल सबके मन में है कि आखिर ऐसा उन लोगों ने कौन सा ये टेक्नोलॉजी यूज किया कि इजराइल के इंटेलिजेंस को छका दिया। ये आप देखिए, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है कि हमास ने इतना बड़ा अटैक एग्जीक्यूट कैसे किया। जी, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जहां तक हम हमास के प्रोपेगेंडा की बात करते हैं और एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो हमास के प्रोपेगेंडा में कुछ पैरामोटर्स दिखाई जा रही हैं, कुछ नावें, कुछ फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं जो छोटे छोटे नावों के अंदर लोग हमला करते हुए आ रहे हैं। पर वास्तविकता में जो लोग इजराइल के अंदर हमला करने के लिए हमास के लोग आए, उसमें लगभग शायद 98 और 99% लोग गाड़ियों में आए।
कुछ ही लोग थे, मुश्किल से 40-50 या 100 से कम रहे होंगे, जो पैरामोटर के सारे हवाई हमले किए जिन्होंने। और ये केवल एक प्रोपेगेंडा वीडियो था, क्योंकि जब अटैक हुआ तो उन्होंने, ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा वीडियो हमास के वीडियो चैनल पर मिलते हैं। बाकी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने, उनकी बातों को माने तो जितने भी हमले हुए हैं वो सारे के सारे हमले सड़क मार्ग से आए हुए या थल मार्ग से आए हुए लोगों ने किए हैं। तो कुछ है प्रोपेगेंडा और कुछ है वास्तविकता। अब वास्तविकता जब हम लैंड अटैक की बात करेंगे तो हाँ, ये जरूर है कि लगभग 5,000 रॉकेट्स 20 मिनट के अंदर अंदर फायर हुए। इन 5,000 रॉकेट्स को फायर करने के लिए आपको लगभग 500 से 700 आर्टिलरी के पीसेस चाहिए। 500 से 800 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के तोपखाने चाहिए। अब ये 500 से 800 तोपखाने के पीसेस बॉर्डर तक आए कैसे बिना किसी डिटेक्शन के? जबकि इजराइल और गाजा बॉर्डर के ऊपर जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो सर्वेलेंस सिस्टम है, वो सीआईए और इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद का जॉइंटली डेवलप किया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, उसको भी इन लोगों ने फूल किया। और ये इतनी तेजी से इन्होंने किया, इधर अटैक्स लॉन्च हुए, इधर रॉकेट अटैक्स लॉन्च हुए, उसके साथ साथ जो हैवी अर्थ मूवर इक्विपमेंट थे, जेसीबीज थे, बुलडोजर्स थे, उन्होंने जाकर के सेम टाइम में फेंसिंग को तोड़ा। और सेम टाइम में जो गाड़ियों में बैठे हुए हमास के लड़ाके वेट कर रहे थे, वो सीधे के सीधे इजराइल के अंदर घुस गए। तो ये सारा काम कुछ ही मिनटों में हुआ और इजराइल वाज कॉट बाय सरप्राइज। इजराइल को बिल्कुल आभास भी नहीं हुआ कि इस तरह की कुछ हरकत हो सकती है। और जश्न भी मना रहे थे शायद वो लोग, कोई त्योहार भी था उनका। हाँ, उनका त्योहार शुरू होने वाला था। शनिवार जो था उनके त्योहार का पहला दिन था, तो सभी लोग त्योहार मना रहे थे और बट उस त्योहार के शुरू होने से ठीक पहले ये कार्रवाई हुई। सर्टेनली ये इंटेलिजेंस फेलियर है और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। और ये एक तमाचा है इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के मुंह पर भी और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के ऊपर भी, क्योंकि ये दोनों ही इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे गाजा पट्टी के इलाके में एक्टिव थी। तो इन दोनों को बेवकूफ बना करके हमास ने किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये शायद आने वाले समय में इसकी असलियत भी पता लगेगी किस तरह से हमास इन लोगों को बेवकूफ बना पाया। लेकिन सर्टेनली एक बात कहूंगा कि लगभग ऐसे हमलों में लगभग 1.5 या 2 साल की तैयारी तो जरूर रही होगी। इतने लंबे समय से इन्होंने तैयारियां की हैं। आपने इसराइल के लोगों को मार दिया, आप इसराइल के 300 से ज्यादा लोगों को अगवा करके अपने इलाके में ले गए, आपने औरतों को नहीं छोड़ा, आपने बच्चों को नहीं छोड़ा, आपने बूढ़े लोगों को नहीं छोड़ा, आपने अपाहिज लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनको मार दिया गया। महिलाओं को निर्वस्त्र करके, जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनके निर्वस्त्र करके उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए, उनको पैर से नीचे दबाया हुआ है। एक वीडियो भी आ रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें एक फिलिस्तीनी इसराइलियों के मरे हुए शव के ऊपर पेशाब कर रहा है। इस तरह की जो घृणा है और घृणा वाले वीडियोस हैं, ये कहीं ना कहीं इसराइल की ईगो को हर्ट करते हैं। 1,000 से ज्यादा लोग इसराइल में अभी तक मारे जा चुके हैं और इसराइल अब बदला लेने के मन में है। हमास ने जो गलती की है, इसके बाद अधिकतर जो इस्लामिक कंट्री हैं जो उसका एक्टिव सपोर्ट कर रहे थे, अब वो एक्टिव सपोर्ट में नहीं है। हालांकि वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, पर वो एग्रेसिव तौर पर नहीं कह रहे हैं कि इसराइल को फलस्तीन से हट जाओ, क्योंकि उनको भी लगता है कि इसराइल के साथ अमेरिका भी है, इसराइल के साथ ब्रिटेन भी है, इसराइल के साथ कनाडा भी है, इसराइल के साथ फ्रांस भी है, इसराइल के साथ भारत भी खड़ा है। क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि टेररिस्ट, उन्होंने हमास एक्टिविस्ट की बात नहीं की, उन्होंने हमास के अटैक की बात नहीं, उनका टेररिस्ट अटैक। नरेंद्र मोदी जी ने ही हमला करने वालों को टेररिस्ट का खिताब दे दिया है। तो अब इसराइल को अपना बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक बात जरूर है, काफी सारी मानवीय संवेदनाएं हैं, लोग मारे जाएंगे, लोग हमास के अलावा कुछ सिविलियंस भी मारे जाएंगे गाजा पट्टी के अंदर, क्योंकि जब हमले होंगे तो गोला ये नहीं देखता है कि वो उग्रवादी है और या कौन है। और हमास के उग्रवादियों की एक बड़ी खास बात रही है कि वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। और चूंकि इसराइल गुस्से में है तो इसराइल अब ये नहीं देखेगा कि ह्यूमन शील्ड कहाँ है, वो तो बॉम्ब बरसाएगा और उसमें लोग मारे जाएंगे। जिस प्रकार से हमास ने नहीं सोचा कि सिविलियंस मारे जाएंगे तो क्या होगा, उस प्रकार से अब इसराइल भी नहीं सोचेगा और इससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस शुरू होगा, जो कहां जाकर के खत्म होगा मुझे पता नहीं है। हो सकता है इसमें अरब मुल्क शामिल हो जाएं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है इसमें ईरान शामिल हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो आने वाले कुछ समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसराइल क्या चाहता है और अरब मुल्क क्या चाहते हैं। अभी से स्थिति अभी डामाडोल हो क्या जाएगी। दिख रहा है सर कि 2-3 मोर्चे और खुलेंगे क्या युद्ध के आने देखिए, वाले? ऑलरेडी लेबनान की तरफ से अटैक होने शुरू हो गए हैं इसराइल के ऊपर, ऑलरेडी वेस्ट बैंक की तरफ से अटैक होने शुरू हो गए हैं। तो 3 मोर्चों पर तो इसराइल ऑलरेडी लड़ रहा है। जो मिस्र है, इजिप्ट है, इजिप्ट के अंदर जो उनके
इंटरनल टर्बुलेंसेस हैं, अंदरूनी जो उनके साइंस हमें मिल रहे हैं, तो वहां भी एक धड़ा खड़ा हो रहा है जो ये चाहता है कि इजिप्ट जाकर के इसराइल पर हमला कर दे। सीरिया ने ऑलरेडी अपना सपोर्ट हमास को दे दिया है, हो सकता है सीरिया आकर के हमला करे। और लेबनान ऑलरेडी हिजबुल्लाह के सपोर्ट में है, हिजबुल्लाह ऑलरेडी एग्रेसिवली इनके साथ है। ईरान ने भी एग्रेसिव सपोर्ट दे दिया है हमास को। तो अभी एक धड़ा जो है वो ऑलरेडी हमास के साथ खड़ा हुआ है, एक धड़ा ऑलरेडी इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, पर सक्रिय तौर पर कोई सामने नहीं आया। नेतन्याहू का जो रुख कल था, मतलब जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया और बोला कि मतलब पीढ़ियों तक हिम्मत नहीं होगी हमास के लोगों को कि वो सर उठा सके, मतलब ये एक इंडिकेशन भी है कि नेतन्याहू तो अब शांत बैठने वाला नहीं है, मतलब वो खींचेगा। नेतन्याहू रुकेंगे नहीं। और आपको नेतन्याहू की पहले बैकग्राउंड जांच लेनी चाहिए। नेतन्याहू जो है वो खुद सायरीत मत्काल जो अपनी स्पेशल फोर्स है इसराइल की, उसके कमांडर हैं। उनके बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू वो शख्स थे जिन्होंने रेड ऑन एंटेबे, आप समझते हैं ना, युगांडा के अंदर जो इजरायली बंधक थे उनको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, इसको बोलते थे ऑपरेशन एंटेबे, उसको लीड किया था। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऑपरेशन लीड किया था जिसमें एक फ्लाइट थी, फ्लाइट को कुछ आतंकवादियों ने कैप्चर कर लिया था। तो इन्होंने उस टीम को लीड किया था जिसने जाकर के सारे हाईजैकर्स को मारा था और उस फ्लाइट के सारे यात्रियों को सुरक्षित बचाया था। उस ऑपरेशन में नेतन्याहू को गोली भी लगी थी कंधे में। तो इनका जो कैरियर रहा है, कमांडो का कैरियर रहा है, बड़ा स्ट्रांग कैरियर रहा है और बड़े स्ट्रांग व्यक्तित्व के मालिक माने जाते हैं नेतन्याहू। तो अगर नेतन्याहू ने कहा कि पीढ़ियां याद रखेंगी, तो जहां तक मैं समझता हूं नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है। नेतन्याहू तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हमास के गाजा पट्टी में रहने वाले आखिरी उग्रवादी का भी सर्वनाश नहीं कर देंगे। एक और इजराइल अरब वॉर देखने को मिल सकता है क्या, कि जैसे सारे अरब कंट्रीज ने इकट्ठे इजराइल पर हमला किया था, तो उस तरीके की कुछ मोर्चेबंदी हो रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी वो दौर नहीं है कि सारे अरब कंट्री मिलकर के इसराइल पर हमला करेंगे। उसका कारण है, वो कारण यह है कि आज की डेट में इसराइल के साथ अमेरिका बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। तो अगर अरब मुल्क जाकर के इसराइल पर हमला करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि वो अमेरिका के ऊपर हमला कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अरब की ऑयल इकोनॉमी अभी घट रही है, भाई धीरे धीरे अरब के अंदर ऑयल का उत्पादन खत्म हो रहा है, तो अरब को, चाहे सऊदी अरब हो गया, चाहे यूएई हो गया, चाहे ओमान हो गया, सारे अरब मुल्कों को एक अल्टरनेटिव इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। और अल्टरनेटिव इकोनॉमी बनाने के लिए इनको कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी। तो इस हालत में मुझे नहीं लगता कि ईरान और सीरिया के अलावा कोई भी अरब मुल्क है जो अमेरिका से दुश्मनी ले सकता है। तो अगर वॉर होगा भी तो मुझे लगता नहीं कि इसमें सऊदी अरब या मेजर अरब प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। हाँ, ईरान इन्वॉल्व हो सकता है, सीरिया इन्वॉल्व हो सकता है, लेबनान इन्वॉल्व हो सकता है, इजिप्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इन चार मुल्कों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और मुल्क इन्वॉल्व होगा। अगर होगा तो बहरहाल मुझे इन मुल्क के इन्वॉल्वमेंट की भी हालात नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोकल ऑफेंसिव है, इजराइल कुछ दिन अटैक करेगा और 10-15 दिन बम्बार्डमेंट करके शांत हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता नहीं कि अरब मुल्क के साथ में इसराइल का एक लंबी लड़ाई छिड़ेगी। तो अगर हम अभी आज की तारीख में देखते हैं जो लड़ाई चल रही है, उससे तीन बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात तो यह स्पष्ट होती है कि बेंजामिन नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमास का एक भी आतंकवादी गाजा पट्टी के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर जिंदा है। दूसरी बात जो है, इजराइल पूरी दुनिया को अपना रुख दिखा रहा है अभी, और इससे पूरी दुनिया को एक संबल भी मिलेगा कि किस तरह से इस्लामिक आतंकवाद से लड़ा जाए। और ये बहुत बड़ा रुख है, और शायद इस इजराइल के रुख की वजह से दुनिया संभवतः एकजुट हो सकती है इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये जो इजराइल का अटैक है हमास के ऊपर, ये सीधे सीधे दुनिया में दो गुट बना रहा है, प्रो फलस्तीन और एंटी फलस्तीन। अभी कोई मिडिल वे नहीं है। कुछ देश हैं जो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, कुछ देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ये गुटबाजी भी हो रही है, और ये पूरे विश्व को इकोनॉमिकली भी ब्लीड करेगी। ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की वजह से काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन इसकी वजह से भी काफी नुकसान होगा, इस पोलराइजेशन की वजह से भी काफी नुकसान होगा। बहरहाल अगले 15 दिन काफी क्रूशियल है। अगर अगले 15 दिन में सीज फायर हो जाता है इंटरनेशनल पावर्स की वजह से और लड़ाई खत्म हो जाती है, तो हम सोच सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। लेकिन अगर ये लंबा खिंचा, 15 दिन से ज्यादा लंबा खिंचा, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। तेल के दाम भी बढ़ जाएंगे और विश्व की इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, आपने बड़े अच्छे से चीजों को समझाया, हमारे दर्शकों को उम्मीद है पसंद आएगा।
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यरूशलेम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ स्थित अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। 35 एकड़ में फैले इस परिसर को मुस्लिम अल हरम अल शरीफ कहते हैं, यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि यहीं ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इसके बाद वो यहीं अवतरित हुए थे। इसी के भीतर ईसा मसीह का मकबरा है। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल डॉम ऑफ द रॉक भी यहीं स्थित है। ऐसे में इस स्थान को लेकर वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद जारी है। ताजा अपडेट्स की बात करें तो कई इजरायली इलाकों में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के 426 ठिकानों को निशाना बनाया है। अभी तक के युद्ध में 1000 से अधिक इजरायली लोगों की मौत हुई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हवाई हमले में भी 750 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 4000 फिलिस्तीनियों के घायल होने की बात कही जा रही है। तो यह थी कहानी इजरायल और फिलिस्तीन की। द सूत्रधार पर कहानियों का सिलसिला जारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए आभार।